जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम के लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश के, और 2024 में जो भी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे इंग्लिश के पीवाईक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट वाइज। इसके पहले मैं पहली शिफ्ट का डिस्कस कर चुका हूँ 9 सितंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसी दिन जो दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, क्योंकि वो आपको एक ट्रेल दिखाते हैं। जैसे एक इडियम होता है ना, दे ब्लेज अ ट्रेल, वो इस चीज़ का एक अंदेशा आपको दे देते हैं कि हाँ भाई किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमें डील करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है। द वर्ड इज अबेंडेंट। इसका मतलब क्या होता है? अबेंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत पर्याप्त मात्रा में हो। अगर इसके ऑप्शंस में देखें तो एम्पल, स्कार्स, बैरन या डिफिकल्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एम्पल होता है। अबेंडेंट का मतलब हुआ प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, और एम्पल का भी सेम मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो स्कार्स इसमें एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है। स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी, उसी को स्कार्स कहते हैं। बैरन का मतलब होता है बंजर, और डिफिकल्ट आपको पता ही है। नेक्स्ट वर्ड है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। इसका मतलब बताना है, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दुख भी सेम है, सुख भी सेम है, दोनों सिचुएशंस में समान भावना से रहता है, उसके लिए क्या एक शब्द होता है? ऑप्शंस आर स्टोइक, स्केप्टिक, सिनिक या फिर फोबिक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टोइक। तो इसी से बनता है एक स्टोइसिज्म, है ना। स्टोइक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो कि समान भावना से रखता है। जैसे वो श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, दुख सुख समय कृत्वा लाभालाभ हो जयाजयो। यानी कि दुख और सुख में समान कार्य करो, समान भाव से रहो, चाहे लाभ हो या फिर हानि हो या फिर जय हो या पराजय हो, सभी में समान भाव से स्थिर रहो। ऐसे लोग बहुत आगे जाते हैं, उन्हीं को स्टोइक कहते हैं। और ऐसे लोगों की जो फिलोसफी होती है उसको स्टोइसिज्म कहा जाता है। स्केप्टिक क्या होता है? स्केप्टिक जो हर एक चीज़ में संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, उनको स्केप्टिक कहा जाता है। और इसी से एडजेक्टिव बनता है स्केप्टिकल। सिनिक क्या होता है? तो सिनिक का सिंपल सा मतलब होता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना आपकी लाइफ में जो कि कोई अच्छा काम करेगा अगर, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि भाई इसने अच्छा काम किया, उसको ये बोलेंगे कि अरे ये इसने किया ना अपने फ़ायदे के लिए किया है, दूसरों की मदद करने के लिए थोड़ी ना किया है। तो ऐसे लोगों को ना सिनिक बोलते हैं, मतलब बस निंदा ही करते हैं दूसरों की। बाकी फोबिक का तो मतलब पता है, डर से रिलेटेड है। इससे फोबिक से रिलेटेड कई सारे फोबिया बनते हैं ना, क्लॉस्ट्रोफोबिया, एग्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। तो वही है फोबिक। क्वेश्चन नंबर 3, हमें बताना है, PQRS अरेंज करना है। सेंटेंसेस को अगर पढ़ेंगे, एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेट्स टू ट्राई दियर स्किल। तो ये पांचों सेंटेंसेस पढ़ के इतना आइडिया लगा होगा कि ये वाले जो है ना, ये तो एक सीक्वेंस में ही है। यानी एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेट्स टू ट्राई देयर स्किल। तो QRS ये तो एक सीक्वेंस में रहेगा। अब सारे ऑप्शन में देख लो, QRS किस में है एक सीक्वेंस से, तो एक अकेला ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जिसमें QRS एक लाइन से है, एंड दैट इज द राइट आंसर। हमें ऐसे ही एलिमिनेट करना, जरूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस को हम रख के एक दूसरे से फ्रेम करें। हमें मेजॉरिटी में जो भी चीज़ें मिल जा रही हैं, क्योंकि हमें टाइम भी सेव करना होता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बताना है इसमें? एरर बताना है, किस पार्ट में मिस्टेक है। सो एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रैवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। तो बहुत सिली से मिस्टेक है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे, लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट्स, और एक रूल होता है ईच, एवरी, एनी, इन सब के बाद में जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है, यानी कि एवरी स्टूडेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा एवरी स्टूडेंट। ठीक है, एस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, तो एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रैवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। सो किस पार्ट में मिस्टेक है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एंटोनिम बताना है। इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव, इट हेल्प्स टू हैव एन इंक्विजिटिव नेचर। इंक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। ऑप्शंस में अगर हम देखें, कंप्रिहेंसिव, आइटमाइज्ड, इंट्रूसिव या फिर डिसइंटरेस्टेड।
तो इंक्वायरी से बनता है इंक्विजिटिव। इंक्वायरी में क्या करते हो, है ना, जानने की कोशिश करते हो, इंक्वायर करते हो, उसी इंक्वायरी से बना है इंक्विजिटिव। तो इंक्विजिटिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जानने की जो इच्छा होती है, उसी को इंक्विजिटिव कहा जाता है। अब जानने की इच्छा का उल्टा क्या होगा कि इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, तो जानने की इच्छा ही कहाँ से होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डिसइंटरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक्टिव वॉइस बताना है। लिखा हुआ द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस। ऑप्शंस में अगर देखें, वी हैड नॉट प्रिपेयर्ड द मील, हैड के साथ में प्रिपेयर्ड लगना चाहिए, पहली बात तो सेंटेंस ही रॉन्ग है, ये गलत हो गया। फिर वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, वी डिड नॉट प्रिपेयरिंग द मील, डिड नॉट के साथ में कभी ये नहीं आता, ठीक है। वी डिड प्रिपेयर द मील, तो देखो अब चूंकि यहाँ पे नॉट है और इसमें नॉट नहीं है तो ये तो कट जाएगा, बचा अकेला ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, सिंपल इट इज। क्वेश्चन नंबर 7, सिनोनिम बताना है। आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। ऑर्गेनाइज सबको पता है क्या मतलब होता है, इसका उल्टा क्या होगा, डिरेंज, डिसऑर्डर, अरेंज या फिर कंफ्यूज। तो सिनोनिम का मिलता जुलता क्या होगा, उल्टा नहीं बताना है, सिनोनिम बताना है। ऑर्गेनाइज का यानी कि ऑर्गेनाइज का मिलता जुलता, ऑर्गेनाइज का एंटोनिम नहीं बताना है, ऑर्गेनाइज का सिनोनिम बताना है। सो ऑर्गेनाइज का सिनोनिम हो जाता है अरेंज, ठीक है। बाकी डिरेंज, डिसऑर्डर, कंफ्यूज ये तो होंगे नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 8, एक्टिव वॉइस में बताना है। द होमवर्क मस्ट बी डन बाई यू, ठीक है। द होमवर्क मस्ट बी डन बाई यू, यू मस्ट डू द होमवर्क। इसको तो एक लाइन में ऐसे पढ़ के खुद ही बना सकते हो। तो ऑप्शंस में देखो, यू शुड नॉट, यू शुड हैव डन द होमवर्क, गलत। यू डू द होमवर्क नहीं होगा, यू विल डू द होमवर्क नहीं, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यू मस्ट डू द होमवर्क। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें सारी स्पेलिंग्स करेक्ट हो। पहला सेंटेंस देखते हैं, आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पता लगा लो भाई इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, सारे सही हैं। बाकी के अगर ऑप्शन में देखोगे ना, अगर देखो इतना कॉन्फिडेंस रहेगा तो ये जो 3 सेंटेंसेस पढ़ने में आपका समय वेस्ट होगा वो बच जाएगा, ठीक, और आप अगले क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। बजाय इसके कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर सारे सेंटेंसेस को पढ़ोगे तो वो टाइम टेकिंग होगा। इतना कॉन्फिडेंस है भाई, देखो विल की स्पेलिंग सही है, अटेंड की स्पेलिंग सही है, कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग सही है, डेफिनेटली भी सही है, तो गलती क्या है, बाकी के सारे में गलती है। यहाँ डेफिनेटली की स्पेलिंग गलत है, यहाँ भी डेफिनेटली की स्पेलिंग गलत है, इसकी भी गलत ही है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी अरेंज करना है। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड एनी मेनी डिजीजेस has been of considerable importance in the field of scientific and medical advancements। तो देखो एक ऐसा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है कि डी के जस्ट बाद में ई आ रहा है, ठीक है। हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स। तो डी के बाद में जस्ट ई किस में है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ए डी ई बी सी। अब इसको अगर फ्रेम करके देखोगे ना, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च has been of considerable importance in the field of scientific and medical advancements throughout the past century and it continues to be used to understand many diseases। Simple, खत्म। Question number 11, बताना है, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। If there is no need to substitute it, select no substitution। देखेंगे, spreading awareness about the rights of the consumers and the relief open to them in case they did not get their money's worth of goods and service has rightly been identified as the first priority। देखो जो लिखा हुआ ना, spreading awareness about the right of the consumers and the relief open to them in case they, पहली बात तो यहाँ पे been identified है तो थोड़ा सा पास्ट की बात कर रहा है, तो जो भी सेंटेंस आएगा वो तो पास्ट का ही होगा। अब अगर ऑप्शंस में देखें, वर एनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ, डिड नॉट गेटिंग ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। विल नॉट गेट देयर मनीज वर्थ ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे पास्ट की बात चल रही है तो फ्यूचर तो होगा नहीं। अच्छा, नो सब्सटीट्यूशन भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। अगर इसको फ्रेम करेंगे, spreading awareness about the rights of the consumers and the relief open to them in case they were unable to get their money's worth of goods,
ठीक है, यही सही करेक्ट एक इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है। डिड नॉट यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं करेगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, अगेन इसमें सीक्वेंस बताना है। तो देखो, these can turn around the track stars with the rotation of earth. Observatories are places to study place. एक्चुअली ये प्लेस नहीं है, स्पेस होता है, ठीक है। दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स। टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो देखो, बी के जस्ट बाद में सी आएगा, इतना ध्यान रखना। कैसे? ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत हो रही है, ऑब्जर्वेटरी के बारे में सारी चीजें बताई जा रही हैं। सो ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी स्पेस, दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स। अब बी के बाद में जस्ट सी आएगा। फिर टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड ऑन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, दीज कैन टर्न अराउंड द ट्रैक स्टार्स, टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो डी के बाद में जस्ट ए आ जाएगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, यही करेक्ट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 13, अगर आपने ध्यान से जितने भी मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियोस डाली हैं, 16-17 वीडियोस हैं भाई साहब, अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, जा करके देख लो पूरी वीडियोस, सारी इडियम्स को नोट कर लो, लिख के रख लो, अच्छे से उनको रिवाइज कर लो। उन वीडियोस में से इतने क्वेश्चंस फंसते हैं। अभी ये मैं जो आपको वीडियो इसमें मैं पेपर डिस्कस करवा रहा हूँ, इस पेपर में जितने भी इडियम्स आए थे सारे उस वीडियो में मैंने कवर करवाए हैं। तो आप अच्छे से जा करके भाई देख लो, आपकी आने वाला एग्जाम है ना, इसमें भी बहुत हेल्प करेगा। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें, क्वेश्चन पहली बात तो क्या लिखा हुआ है? राजूज जॉब एज अ क्लर्क सीम टू बी बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर बिकॉज इट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो राजू की जॉब जो थी, क्लर्क की जॉब थी, शुरुआत में तो उसको बड़ा खराब लगा। क्यों? क्योंकि सैलरी कम थी। लेकिन बाद में उसको अच्छा लगने लगा। क्यों? क्योंकि भैया बेरोजगार रहने से अच्छा है कुछ तो रोजगार है हाथ में। अब इसके लिए एक इडियम बताना है, तो इसके लिए मैंने एक इडियम बताया था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदल करके। ब्लेसिंग क्या होता है? ब्लेसिंग आपको पता है। तो कोई ब्लेसिंग जो है वो वेश बदल करके आ रही है, यानी कि शुरुआत में तो कोई चीज़ खराब होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। उसी को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। जैसे एक्सरसाइज, डूइंग वर्कआउट्स इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। शुरुआत में तो बड़ा कष्ट होता है, खराब लगता है शरीर को, लेकिन बाद में जब शरीर स्वस्थ रहती है तो उसका अपना अलग ही मजा है। तो ऐसे केसेस में बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, बाद में अच्छा हो गया, तो ऐसे के लिए एक इडियम होता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जा करके भैया अच्छे से वीडियो को देख लो। अच्छा, एक इसमें शब्द लिखा हुआ है जॉल्ट। जॉल्ट का मतलब होता है झटका, ठीक है, सम सडन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन इसमें जो आया ना, इसको भी मैं करवा चुका हूँ कई बार। ब्रेक अ लेग, पैर तोड़ना क्या होता है? देखो, इसको एक्सप्लेन ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है सिंपली, अगर कोई परफॉर्मेंस देने जा रहा है स्टेज पे, तो जब आज जो एक कॉमन टर्म होता है बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेज, डू द बेस्ट, ये सब होता है ना, उसी तरीके से एक ये भी होता है ब्रेक अ लेग। इसका मतलब होता है जा करके भैया अच्छे से परफॉर्म करो, बढ़िया, किसी को गुड लक विश करना, उसी को ब्रेक अ लेग कहते हैं। इसकी स्टोरी क्या है, क्यों है, जा करके पुरानी वाली वीडियो में देख लो। तो ब्रेक अ लेग का मतलब हो गया गिव एडवाइस और मेंटेन फिजिकल हेल्थ, नो। एनकरेज समवन टू एंगेज इन रिस्की एक्टिविटीज, नहीं होगा। सजेस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क, नहीं होगा। विश समवन गुड लक बिफोर परफॉर्मेंस, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब इसमें बताना है इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है, एलोकेशन, एबिस्मल, एलिगेशन या फिर अवर्जन। राइट आंसर इज, किसकी स्पेलिंग गलत है? एबिस्मल की। बाकी एलोकेशन, एलिगेशन और अवर्जन, इन तीनों की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। एलोकेशन तो आपको पता है, जैसे बोलते हैं ना, इतने इतने पैसे यहाँ पे एलोकेट कर दिया गया, मतलब बांट दिया गया। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप बेसिकली। एलिगेट होता है आरोप लगाना, एलिगेशन लास्ट में TION है तो ये नाउन हो जाएगा। अवर्जन, अवर्जन मतलब होता है घृणा, किसी से नफरत होना, ठीक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एबिस्मल। एबिस्मल होगा क्या, आई की जगह पे वाई लगेगा, और एबिस्मल का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी बैड, बहुत ही घटिया, उसी को एबिस्मल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एंटोनिम बताना है किसका, एले का एंटोनिम बताना है। एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू एले हिज एंजाइटी। तो एले का मतलब होता है किसी की कष्ट, किसी की पीड़ा, किसी के डर को कम कर देना, उसी को एले कहते हैं। तो ऑप्शन में देखें अगर, मिटिगेट,
तो मिटिगेट का भी मतलब होता है कम कर देना किसी चीज़ को, तो एंटोनिम तो होगा नहीं, तो सिनोनिम हो गया। सिंप्लीफाई, मॉलिफाई या फिर एग्रावेट, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, भड़का देना। एलए का मतलब होता है कम कर देना। बाकी के अगर ऑप्शंस में देखें, मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना, सिंप्लीफाई आपको पता है। तो सारे अगर ऑप्शंस को हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एंटोनिम बताना है किसका? स्कैरी का। डरावना होता है स्कैरी का मतलब, है ना, ये तो सबको पता है। अब इसका उल्टा क्या होगा? ब्राइट, प्रिस्टीन, ऑफुल या कंफर्टिंग? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कंफर्टिंग, आरामदायक। डरावना नहीं है, आराम देने वाला है। तो स्कैरी का एंटोनिम हो जाएगा कंफर्टिंग। बाकी के अगर वर्ड्स में देखें, ब्राइट होगा नहीं। प्रिस्टीन का देखो दो मतलब होता है, एक तो होता है प्रिस्टीन का मतलब होता है प्राचीन, ऐसे याद करो ना, प्रिस्टीन प्राचीन। अब दूसरा ये भी मतलब होता है कोई चीज़ एकदम फ्रेश, नई। अब आपको लगेगा कि एक तरफ तो कह रहा है एकदम प्राचीन और एक तरफ कह रहा है एकदम नई और फ्रेश, ये कैसे? तो वो ऐसे है कि मान लो एग्जीक्यूशन हुआ किसी चीज़ का, किसी एक आर्कियोलॉजिकल साइट का, और वहाँ पे कोई चीज़ दबी हुई मिली, है ना, और जब वो कोई होता ना कि कोई बहुत पुरानी चीज़ मिले और एकदम एज इट इज़ वैसे ही बनी रहे, देखने में ऐसा लगे कि जैसे ये पुरानी एकदम प्राचीन अपने रियल टाइम में रही होगी, अभी भी वैसे ही इंटैक्ट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई है, उसको ही प्रिस्टीन कहते हैं, है ना। जैसे अगर हम मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल की बात करें, तो अगर वो एकदम बढ़िया तरीके से हो, अच्छा उसको छोड़ो, अगर आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम बात करें नेशनल सिंबल की, तो जो अशोक का चिन्ह है, जो उसमें लॉयन है, लॉयन कैपिटल, वो अगर आप बनारस के सारनाथ में जाएंगे, वहाँ एक म्यूजियम है, वहाँ पे ओरिजिनल वो स्तंभ रखा हुआ है, और आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा यार कितना फ्रेश है, मतलब इतनी बढ़िया पॉलिश्ड स्टोन है उसकी, और वो एकदम इंटैक्ट। बस हाँ, थोड़ा सा एक सिंग जो है उसका जो चेहरा है वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, तो वो खुदाई में कहीं ना कहीं उसमें डैमेज हुआ होगा। बाकी के जो तीन चेहरे हैं शेर के, वो एकदम ऐसा लगता है भैया जब बना होगा उस समय भी ऐसा ही रहा होगा जैसा कि अभी, एकदम फ्रेश, एकदम न्यू। सो दैट इज प्रिस्टीन। क्वेश्चन नंबर 18, सिनोनिम बताना है किसका? बर्सर्क का। बर्सर्क क्या होता है? समवन और समथिंग दैट इज क्रेजी एंड आउट ऑफ कंट्रोल, उसी को बर्सर्क कहते हैं। अब ऑप्शंस में देखें, डिमेंटेड, एब्सर्ड, स्टबन, लेजी। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, एब्सर्ड का मतलब होता है मतलब अटपटा सा, और डिमेंटेड, डिमेंटेड का मतलब ही होता है कि एक पागलपन में या क्रेजी तरीके से बिहेव करना, उसी को डिमेंटेड कहते हैं। और इसी से बनता है पता है क्या? डिमेंशिया, एक बीमारी होती है, दिमाग की बीमारी होती है, आदमी भूल जाता है, पागल हो जाता है, उसी को डिमेंशिया कहते हैं। तो जब पागल हो जाएगा व्यक्ति तो वो क्या करेगा? क्रेजी हरकतें करेगा, इधर उधर पागलपन में दौड़ेगा, दूसरों को मारेगा, तो उसको डिमेंटेड कहते हैं, और इसी का सिनोनिम है बर्सर्क। क्वेश्चन नंबर 19, इसका सब्स्टिट्यूट करना है किसका? लार्जली का। पोल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड सो लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। तो हाईली होगा, स्लोली होगा, प्राइमरीली होगा, चीफली होगा? देखो ये होता है क्या? एडवर्ब, ठीक है। इंक्रीज हुआ है, कैसे? लार्जली इंक्रीज हुआ है, कैसे इंक्रीज हुआ है? तो जब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसका एक लेवल अप होता है, उसके लिए हाई होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हाईली। तो सेंटेंस करेक्ट तभी होगा, पोल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड सो हाईली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। बाकी स्लोली, प्राइमरीली और चीफली नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रामेटिकल एरर बताना है किस पार्ट में मिस्टेक है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। किस पार्ट में मिस्टेक है भाई? देखो विल के साथ में ये हैड तो आता नहीं है। अब देखो ये सेंटेंस एक्चुअल में कैसा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। एक्चुअली में कंटिन्यूअस है भी नहीं, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो तरीका होता है, जो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, वैसे होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बीच में लगता है जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज या हैव। तो क्या होगा? बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव ग्रेजुएटेड, आई विल हैव बीन ग्रेजुएटेड, ठीक है, फ्रॉम कॉलेज। तो किस पार्ट में मिस्टेक है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? आई विल हैड ग्रेजुएटेड की जगह पे आई विल हैव बीन ग्रेजुएटेड, ठीक। अब आते हैं अपने पैराग्राफ पे, देखते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग the 18th century the ladies of European cities covered faces in layers of paint and powder.
अच्छा, मेकअप की बात चल रही है। दिस पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रॉट बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द ravages of smallpox, left their faces pitted and scarred. During this same period, the beauty spot was introduced to cover a facial defect. मेकअप की बात चल रही है, कैसे शुरू हुआ मेकअप लगाना, उसी के बारे में थोड़ा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तो शुरुआत करें फ्रॉम द बिगिनिंग द 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी की शुरुआत से। अब ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, इन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के शुरुआत से, इसीलिए यहाँ पे ऑफ लगेगा। फिर दूसरा है द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड फेसेज इन लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर। तो किसका फेस? दियर फेस। तो जो यूरोपियन लेडीज थी उन्होंने अपना फेस कवर करना शुरू किया, कैसे? पेंट और पाउडर से। ठीक है, इस केस में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों किया? क्योंकि भैया हुआ ऐसा कि दिस पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रॉट, क्या ब्रॉट? विद इन होगा, अराउंड होगा, टू होगा या अबाउट होगा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ब्रॉट अबाउट जो होता है ये एक कॉजल रिलेशनशिप होता है, यानी कि कोई एक चीज दूसरी चीज की तरफ लीड करती है। जैसे फैशन आया, तो फैशन जब आया तो अपने साथ साथ क्या लाया? एक अर्जेंट नीड लाया। किसके लिए? जो स्मॉल पॉक्स की वजह से चेहरे पे दाग आ जा रहे थे उसको छुपाने के लिए। तो एक कॉजल रिलेशनशिप है, फैशन आया, फैशन के साथ में एक नीड आई। तो इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट। आगे बढ़ते हैं। दिस पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। अच्छा, रेवेजेस का मतलब होता है किसी रेवेज, बेसिकली नाउन और वर्ब दोनों होता है। तो रेवेज एज अ नाउन होगा टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज को खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, और उसी के यहाँ पे नाउन के तौर पे भी यूज कर लिया गया रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो जो स्मॉल पॉक्स हुआ था, चीचक हुआ था, उसकी वजह से जो चेहरे पे दाग हो गए, है ना, आदमी परेशान हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ? सो बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्कार्ड। उसके वजह से क्या हुआ? जो यूरोपियन लेडीज थी उनके चेहरे पे दाग धब्बे हो गए, और यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा वो क्या फेल होगा? दैट, विच, वेन या फिर हु। देखो, वेन और हु तो होगा नहीं। अब बात आती है दैट और विच में। देखो, दोनों रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, दैट भी और विच भी, लेकिन विच जो होता है ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी एक नाउन के बारे में, जिसके बारे में सेंटेंस में पहले ही डिस्क्राइब किया जा चुका है, तब विच होता है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें यहाँ पे विच रख के, बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स विच लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्कार्ड। तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स है जिसने क्या किया? उनके फेसेस पे दाग धब्बे ला दिए। तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया जा चुका है। अब इसके लिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगेगा? विच। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो by the urgent need to disguise the ravages of smallpox which left their faces pitted and scarred during this same period, the beauty spot was introduced to cover क्या? a facial defect। तो facial defect को कवर करने के लिए क्या? cover on, cover to, cover for या cover up। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कवर अप। ठीक है, कवर अप करने के लिए ब्यूटी स्पॉट का इंट्रोडक्शन हुआ उस पीरियड में। सो दीज वर इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि आपके 9 सितंबर 2024 में दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। ये सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो को लाइक करना है तो प्लीज़ डू इट, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। कुछ भी सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।